बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में चंद्रभान नाम का एक बेहद अमीर व्यक्ति रहता था, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने उसके आंगन में सोने की बारिश कर दी हो। लेकिन इस दौलत से भी ज्यादा कीमती उसके लिए उसकी बेटी चंद्रिका थी। उसकी खूबसूरती की पूरे गांव में मिसाल दी जाती थी। गांव की सारी सुंदरियां उसके आगे फीकी लगती थी। इसी गांव में अजीत नाम का एक युवक भी रहता था, लेकिन गांव के लोग उसे गरीब आशिक कहकर पुकारते थे। किस्मत ने उसके हिस्से में गरीबी लिख दी थी और वो उसी हाल में जीता रहा। उसके पास ना कोई धन दौलत थी, ना कोई बड़ी जायदाद। अगर कुछ था तो बस एक सच्चा दिल और गीत गाने की बेजोड़ कला। वो शादियों और उत्सवों में अपने मधुर स्वरों से लोगों का दिल बहलाता था। ऐसे ही एक विवाह समारोह में अजीत ने पहली बार चंद्रिका को देखा था। उसकी खूबसूरती ने अजीत के दिल पर गहरी छाप छोड़ दी। दोनों की नजरें मिली और धीरे धीरे वे एक दूसरे को चाहने लगे। लेकिन चंद्रिका गरीब आशिक के लिए सिर्फ एक सपना थी, जिसे हकीकत बनाना नामुमकिन था। एक दिन अजीत उदासी में डूबा बैठा था। तभी चंद्रिका उससे मिलने आई। उसने अजीत से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? अजीत ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं, लेकिन इस हकीकत को भी अच्छे से जानता हूं कि मैं तुम्हें कभी हासिल नहीं कर सकता। चंद्रिका ने मुस्कुराकर कहा, तुम हिम्मत क्यों हारते हो? मेरे पिता बहुत दयालु हैं। वे खुद हमारी शादी का खर्च उठाएंगे और हमें इतनी दौलत देंगे कि हमारी जिंदगी आराम से गुजर सके। अजीत ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम सही कहती हो। तुम्हारे पिता मेरी शादी का पूरा खर्च उठाएंगे। लेकिन क्या तुमने सोचा है, अगर आगे चलकर तुम्हारे मन में यह अहंकार आ गया कि मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारी बदौलत है? मैं नहीं चाहता कि यह एहसास मेरी मोहब्बत को छोटा कर दे। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। अजीत ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैं 7 साल तक मेहनत करूंगा, अपने दम पर दौलत कमाऊंगा और फिर तुम्हारे पास लौटूंगा। अगर मैं 7 साल तक ना लौटा तो तुम मेरी उम्मीद छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना। चंद्रिका की आंखों में नमी थी, लेकिन उसने वादा किया कि वो तय समय तक उसका इंतजार करेगी। उसने भी अजीत से यही एक शर्त रखी कि अगर 7 साल पूरे होने के बाद भी तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें भूलकर किसी और के साथ शादी कर लूंगी। चंद्रिका से मिलने के बाद अजीत अपनी मां के पास पहुंचा, उसका आशीर्वाद लिया, अपनी छोटी बहन के माथे को चूमा और फिर कंधे पर एक झोला डालकर गांव से निकल पड़ा। लेकिन तभी पीछे से घोड़े की टापों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि उसी गांव में रहने वाला वीरेंद्र ठाकुर था, जो लंबे समय से चंद्रिका को चाहता था। वीरेंद्र ने मुस्कुराकर अजीत से कहा, सुनो दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे लगता है कि हम दोनों की मंजिल एक ही है। यह सुनकर अजीत को खुशी तो नहीं हुई, लेकिन वो वीरेंद्र को मना भी नहीं कर सकता था। दोनों साथ साथ सफर पर निकल पड़े। कई दिनों तक चलने के बाद वे एक गहरी नदी के किनारे पहुंचे। सामने कोई पुल नहीं था, ना ही नदी में कोई ऐसा उथला हिस्सा था जिससे पैदल पार किया जा सके। वीरेंद्र ने अजीत की ओर देखते हुए कहा, तुम तैरकर नदी पार कर जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे आता हूं। अजीत ने अपने कपड़े उतारकर किनारे रख दिए और नदी में कूद पड़ा। जैसे ही वो नदी के दूसरे छोर पर पहुंचा और पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। वीरेंद्र उसके कपड़े समेटकर घोड़े पर सवार हो चुका था और पूरी रफ्तार से गांव की ओर भाग रहा था। अजीत चीखता चिल्लाता रह गया, हे ईश्वर, मेरे साथ ये कैसा धोखा हुआ। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। गांव पहुंचते ही वीरेंद्र सबसे पहले अजीत की मां के पास पहुंचा और उसे अजीत के कपड़े दिखाकर झूठ बोलते हुए कहा, तुम्हारा बेटा नदी पार करते समय डूब गया, ये रहे उसके कपड़े।
अजीत की मां पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा। अपने बेटे के कपड़ों को छूते ही वो जोर जोर से रोने लगी। अजीत के कपड़े लेकर उसकी मां सीधी चंद्रिका के पास पहुंची। आंखों में आंसू भरे कांपती हुई आवाज में बोली, बेटी, अजीत डूबकर मर गया। ये उसके कपड़े हैं जो वीरेंद्र लेकर आया है। ये सुनकर चंद्रिका मुस्कुराई और बोली, मां, तुम भी किसकी बातों पर यकीन कर रही हो? ये सब वीरेंद्र की मन गढ़ंत कहानी है। जब तक 7 साल पूरे नहीं हो जाते मैं किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। ये कहकर उसने दीवार से बांसुरी उतारी और वही धुन बजाने लगी, जिसे सुनकर कभी अजीत उसके करीब आया था। इधर अजीत नंगे पांव भूखा प्यासा एक अनजान गांव में पहुंचा। वहां के भले लोगों ने उसे कुछ कपड़े दिए और भोजन कराया। वहां के लोगों ने जब अजीत को गाना गाते हुए सुना तो मंत्रमुग्ध हो गए। धीरे धीरे अजीत का संगीत पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध होने लगा। वो एक गांव से दूसरे गांव और एक नगर से दूसरे नगर में जाकर अपनी मधुर आवाज से लोगों का दिल जीतता रहा। ऐसे ही घूमते घूमते वो लाफ नगर में पहुंच गया और वहां की एक सराय में ठहर गया। उसने सराय में बैठकर एक सारंगी ली और गाना शुरू किया। संयोग की बात थी कि उन्हीं दिनों लाफ नगर का राजा, जो संगीत का बड़ा प्रेमी था, वो बहुत दिनों से किसी अच्छे गायक की तलाश में था। कई गायक उसके दरबार में आए, लेकिन कोई भी उसके दिल को नहीं छू पाया। राजा के नौकर नगर भर में भटक कर थक चुके थे। एक दिन जब वे सराय के पास से गुजर रहे थे, अचानक उनके कानों में एक जादू भरी आवाज पड़ी। तो वे तुरंत भीतर गए और अजीत से बोले, हमारे साथ चलो, तुम्हें राजा के दरबार में चलकर गाना गाना होगा। अगर मना किया तो जान से हाथ धो बैठोगे। अजीत हंसकर बोला, मैं तो एक आजाद परिंदा हूं। मैं जहां चाहता हूं वहां जाता हूं। जब दिल करता है तब गाता हूं। मैं तुम्हारे राजा का गुलाम नहीं। लेकिन राजा के नौकरों ने उसकी एक ना सुनी और जबरन पकड़कर उसे दरबार में ले गए। राजा ने उसे देखते ही कहा, कोई अच्छा सा गाना गाकर सुनाओ। अजीत ने अपनी सारंगी बजाकर गाना शुरू किया। उसके गीतों में चंद्रिका के रूप और मोहब्बत की कहानी बसी थी। वो गाता रहा और राजा सुनता रहा। जैसे जैसे गीत आगे बढ़ा, राजा मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी आंखों में उम्मीद की गहरी चमक और दिल में चंद्रिका से मिलने की हलचल थी। राजा उसके गीत को सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने अजीत को एक शाही गवैये के रूप में अपने दरबार में रख लिया। अब तो अजीत को सोने चांदी के सिक्के मिलने लगे। शाही वस्त्र और ऐशो आराम की जिंदगी मिल गई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बहुत रंगीन हो गई। ऐसे ही वक्त बीतता गया। कुछ सालों बाद वो चंद्रिका से किया अपना वादा भूल गया। उन 7 सालों में से आखिरी साल भी खत्म होने वाला था और अजीत को अब भी अपने गांव लौटने की सुध नहीं आई। इधर चंद्रिका अब भी उसका इंतजार कर रही थी। जब 7 साल पूरे होने को आए तो उसने एक सौदागर को बुलाया और उसे अपनी सारंगी सौंपते हुए कहा कि इस सारंगी को अपने साथ ले जाओ और जहां भी तुम जाओ इसे सम्मान से सजा कर रखना और हर जगह ये ऐलान कर देना कि जो कोई इस सारंगी को अपना बता सके उसे ये सारंगी और एक बड़ा इनाम मिलेगा। सौदागर ने उसकी बात मान ली और अपने कारवा के साथ गांव से रवाना हो गया। वो जिस भी नगर में पहुंचता वहां सारंगी को सबसे प्रमुख स्थान पर रखकर यही ऐलान कर देता, जैसा चंद्रिका ने उससे करने को कहा था। अब तक वो सौदागर कई गांवों और शहरों में घूम चुका था, लेकिन अभी तक कोई भी उस सारंगी को अपना बताने नहीं आया। आखिरकार जब उसका सफर लगभग खत्म होने को आया तो वो लाफ नगर पहुंचा और वहां भी वही ऐलान कर दिया। जब यह खबर हर जगह फैली तो अजीत ने भी इसके बारे में सुना। यह सुनते ही उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो भागता हुआ उस सराय में जा पहुंचा जहां सौदागर ठहरा हुआ था। वहां सजी हुई सारंगी को देखते ही उसकी आंखें नम हो गई।
कांपते हाथों से उसने सारंगी को छुआ और भर्राए गले से बोला, ये सारंगी मेरी है। सौदागर मुस्कुराया और बोला, तुम ही एक पहले इंसान हो जिसने इस सारंगी को पहचाना है। सच में तुम ही इसके असली मालिक हो। लेकिन अब समय बहुत कम है, तुम जल्दी से तिलकपुर पहुंचो। चंद्रिका ने कहा था कि अगर नियत समय पर तुम नहीं लौटे तो वो किसी और से शादी कर लेगी। ये सुनते ही अजीत का सिर चकरा गया, उसके पांव लड़खड़ा गए। वो अपनी बेहोशी को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अब भी समय बचा है या सब खत्म हो चुका है? उधर तिलकपुर में शादी की घड़ी नजदीक आती जा रही थी और अजीत के भाग्य का फैसला होने में अब केवल 7 दिन ही शेष बचे थे। लेकिन तिलकपुर पहुंचने में कम से कम 30 दिन लगने वाले थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। तुरंत एक घोड़े पर सवार हुआ और एक थैली में सोने के सिक्के लेकर निकल पड़ा। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने अपने घोड़े को पूरी ताकत से दौड़ा दिया। लेकिन जो होना था वही हुआ। रास्ते में एक घने जंगल से गुजरते हुए घोड़े ने जोर से ठोकर खाई और अजीत बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर पर गहरी चोट आई और वो बेहोश हो गया। एक दिन बाद जब उसे होश आया तो खुद को एक कुटिया में पड़ा पाया। चारों ओर अंधेरा था और हल्की हल्की अगरबत्ती की खुशबू हवा में घुली हुई थी। उसके सामने एक फकीर खड़ा हुआ था जिसने मुस्कुराकर अजीत से कहा, बेटा तुम जंगल में बेहोश पड़े थे, मैं तुम्हें उठाकर यहां ले आया। तुम कौन हो बेटा और तुम्हें कहां जाना है? अजीत ने दर्द से कराहते हुए उस फकीर को अपनी पूरी कहानी सुनाई और उसे यह भी बताया कि आज मुझे हर हाल में तिलकपुर पहुंचना है, लेकिन अब यह असंभव लग रहा है। आज मेरी मोहब्बत मुझसे छिनने वाली है और अब आत्महत्या के अलावा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। फकीर ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसी बातें तो कायर करते हैं बेटा, तुमने तो सच्चा प्रेम किया है, तुम कायर नहीं हो। चिंता मत करो, तुम्हारी राह अभी खत्म नहीं हुई है। फिर उस फकीर ने अपनी कुटिया के बाहर खड़े सफेद घोड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरा सिद्ध किया हुआ घोड़ा है जो 7 दिनों में तुम्हें तिलकपुर पहुंचा देगा। साथ ही ये एक चमत्कारी मिट्टी लो, अगर इसे किसी अंधे की आंखों पर लगाओगे तो वो फिर से देखने लगेगा। अजीत ने फकीर को प्रणाम किया और सफेद घोड़े पर सवार होकर तूफान की तरह आगे बढ़ गया। घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ रहा था मानो हवा से बातें कर रहा हो। ठीक 7वें दिन आधी रात के समय अजीत अपने गांव तिलकपुर पहुंच गया। गांव में हर ओर उत्सव का माहौल था। घरों में रोशनी झिलमिला रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे और शादी के गीत हवा में तैर रहे थे। लेकिन इन गीतों की गूंज अजीत के दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी। उसने कांपते हाथों से अपने घर का दरवाजा खटखटाया और रुंधे हुए गले से पुकारा, मां दरवाजा खोल, भूख के मारे मेरा बुरा हाल है। घर के भीतर से एक कमजोर सी आवाज आई, राहगीरों के लिए अमीरों के दरवाजे खुले हैं, नगर में शादी ब्याह हो रहे हैं, तू वही चला जा बेटा। अजीत की मां अपने इकलौते बेटे को भूल चुकी है। यह सोचकर अजीत के दिल को एक और झटका लगा। उसने फिर से पुकारा, मां अपने मुसाफिर बेटे को अंदर आने दे। इस बार उसकी बहन की आवाज आई, मां मैं जाकर देखती हूं। इतनी रात को कौन दरवाजे पर खड़ा है? लेकिन बूढ़ी मां झड़क कर बोली, नाकारा लड़की अजनबी आदमी के सामने जाएगी, उसे अपने घर में आने देगी? देखती नहीं 7 साल से आंसू बहाकर अंधी हो चुकी हूं, अब तो कुछ देख भी नहीं सकती। यह सुनकर अजीत अंदर ही अंदर कांप उठा। उसकी मां अब देख नहीं सकती थी, मगर फिर भी उसकी बहन ने दरवाजा खोल दिया। अजीत अंदर आया, लेकिन किसी ने उसे पहचाना नहीं। उसकी मां की आंखें अब दुनिया को देख पाने में असमर्थ थी और उसकी बहन के लिए वो कोई अजनबी था। घर के कोने में उसकी पुरानी सारंगी टंगी थी, लेकिन अब उस पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। उसने मां से पूछा,
मां, दीवार पर वो क्या लटका है? बूढ़ी मां ने रूखे स्वर में कहा। तू भी अजीब मेहमान है। बस ये गनीमत समझ कि तुझे रात गुजारने के लिए छत और एक वक्त की रोटी मिल रही है। ईश्वर का नाम ले और रात गुजार। सुबह होते ही यहां से निकल जाना। अजीत की आंखें भर आई। उसने फिर से कहा, मां, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं तेरा बेटा हूं और ये मेरी बहन है। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि वो दीवार पर टंगी चीज क्या है। बूढ़ी मां ने आप भरते हुए कहा, ये मेरे दुखियारे बेटे की सारंगी है। 7 सालों से यही टंगी है। अजीत की बहन ने धीरे से सारंगी उतारी और उसके हाथों में दी। अजीत ने सारंगी को सीने से लगाया, फिर ऊपर आसमान की ओर देखते हुए कांपती सी आवाज से कहा, हे ईश्वर, मैं अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए जा रहा हूं, मेरा साथ देना। उसने सारंगी को उठाया और तांबे के तारों को हल्के से छेड़ा। अचानक कमरे में झनकार गूंज उठी और एक पुरानी धुन हवा में घुल गई। अजीत ने गहरी सांस ली और गाना शुरू किया। उसकी दर्द भरी आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। उसकी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बिलखते हुए बोली, तेरा नाम क्या है बेटा? तेरे गीत ने मेरे दिल को छलनी कर दिया है। 7 सालों के आंसुओं ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है। तेरी आवाज मेरे अजीत से बहुत मिलती है। अजीत की आंखों से आंसू ढलक गए। उसने मां को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो उसी का बेटा है, लेकिन बूढ़ी मां को अब भी यकीन नहीं था। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मां, ये सारंगी मुझे कुछ देर के लिए दे दे। मैंने सुना है कि पास ही में एक शादी हो रही है, वहां सारंगी बजाकर गाना गाऊंगा और जो कुछ मिलेगा उसे तेरे साथ बांटूंगा। मगर बुढ़िया ने सख्त लहजे में कहा, जब से मेरा बेटा गया है, ये सारंगी घर से बाहर नहीं गई है। ये मेरी आखिरी निशानी है। अजीत ने अपनी थैली से कुछ सोने के सिक्के निकाले और मां के सामने रखकर बोला, देख मां, ये कुछ सोने के सिक्के हैं, इन्हें तू अपने पास रख और आज भर के लिए ये सारंगी मुझे दे दे। बुढ़िया ने थैली को टटोला और सिक्कों की चमक महसूस होते ही उसने धीरे से सिर हिलाकर कहा, ठीक है, लेकिन इसे संभाल कर रखना। अजीत की बहन ने उसे शादी वाले घर का रास्ता दिखाया और वो वहां जा पहुंचा। उसकी बहन दरवाजे पर खड़ी रही क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आगे क्या होने वाला है। इस घर में चंद्रिका रहती थी और इसी रात उसकी शादी वीरेंद्र से होने वाली थी। वीरेंद्र अपने रिश्तेदारों और साथियों के साथ खाने पीने में मस्त था। दूसरी ओर चंद्रिका पर्दे के पीछे अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। उसके एक हाथ में शराब से भरा प्याला था और दूसरे हाथ में एक तेज खंजर। उसने कसम खाई थी कि वो वीरेंद्र के पलंग पर पांव रखने से पहले अपनी जान ले लेगी। तभी उसने सुना कि कोई अजनबी आया है और गीत गाने की इजाजत मांग रहा है। वीरेंद्र ने हंसते हुए कहा, यह खुशी का मौका है, ऐसे में गाने और नाचने वालों को भला कौन मना कर सकता है। अगर तुम्हारा गीत मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। अजीत ने अपनी सारंगी उठाई, उसकी तारों को छुआ और गाना शुरू किया। लाफ नगर में मैंने मिश्री मदिरा का जाम लगाया और 3 ही दिनों में मैं उड़कर यहां चला आया। वीरेंद्र का छोटा भाई, जो कुछ ज्यादा समझदार नहीं था, वो तुरंत खंजर निकालकर चिल्लाया, तेरे गीत के बोल झूठे हैं। भला लाफ नगर से यहां कोई 3 दिनों में कैसे आ सकता है? वीरेंद्र ने उसे शांत करते हुए कहा, अरे भाई, ये गायक है, अपनी कल्पना में तो ये सारी दुनिया घूम सकता है। तुम इसकी बातों को गंभीरता से मत लो। लेकिन उधर पर्दे के पीछे बैठी चंद्रिका की सांसें थम गई। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी सहेली से कहा, तू इसे नहीं पहचान सकती, लेकिन मैं इसकी आवाज पहचान गई हूं। यह मेरे गरीब आशिक की आवाज है। इतना कहते ही उसने जहर का प्याला फेंक दिया और खंजर को दूर उछाल दिया। फिर वो पागलों की तरह दौड़ती हुई झरोखे के पास पहुंची। अजीत की झलक देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो भागती हुई अजीत के पास पहुंची
और उसके गले से लिपट गई। वीरेंद्र का भाई ये देखकर आग बबूला हो गया। उसने खंजर निकाला और उन दोनों पर टूट पड़ा, लेकिन वीरेंद्र ने उसे रोकते हुए कहा, भाई रुक जा, अपना गुस्सा ठंडा कर। जो मेरे भाग्य में था मुझे वही मिला, और जो मेरा नहीं था उसे मैं कभी भी हासिल नहीं कर सकता। वीरेंद्र ने अजीत की ओर देखा और गंभीर आवाज में पूछा, पर मुझे यह समझ नहीं आया कि तुम इतने कम समय में लाफ नगर से तिलकपुर कैसे पहुंचे। तब अजीत ने अपने सफर के हर मोड़ की दास्तान सुनाई। कैसे वो जंगल में गिरकर बेहोश हुआ था, कैसे एक फकीर ने उसकी जान बचाई थी, और कैसे उसने सिद्ध घोड़े और चमत्कारी मिट्टी प्राप्त की। इधर अजीत की बहन, जो दरवाजे पर खड़ी सब कुछ देख और सुन रही थी, वो दौड़कर अपनी मां के पास गई और घर पहुंचते ही खुशी से चिल्लाई, मां, वो सचमुच मेरा भाई और तेरा बेटा अजीत है। बूढ़ी मां कांपते हुए खड़ी हुई। लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां ले आई जहां दावत चल रही थी। अजीत ने अपना झोला खोला और उसमें से फकीर की दी हुई वो मिट्टी निकाली। थोड़े पानी में घोलकर अपनी मां की आंखों पर लेप कर दिया। फिर वो बोला, अब तुम सबके सामने साबित हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। जैसे ही मिट्टी का असर हुआ, उसकी मां को कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आने लगा। कुछ ही पलों में उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से लौट आई। वहां मौजूद हर शख्स इस चमत्कार को देखकर हक्का बक्का रह गया। अब किसी के मन में कोई संदेह नहीं रहा कि अजीत ही उसका खोया हुआ बेटा है। इधर अजीत और चंद्रिका के सच्चे प्रेम के सामने खुद वीरेंद्र ठाकुर भी नतमस्तक हो गया था। उसने धीमे कदमों से आगे बढ़कर चंद्रिका का हाथ अजीत के हाथों में रख दिया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। अजीत की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने वीरेंद्र की ओर देखकर कहा, सुन वीरेंद्र, मैं तेरा भी एहसानमंद हूं। मेरी बहन भी चंद्रिका जैसी ही खूबसूरत और गुणवान है, और अब तो मैं भी तुम्हारी तरह ही अमीर हूं। अब तो मेरी बहन भी चंद्रिका की तरह चांदी और सोने के गहनों से सजी होगी। अगर तुझे स्वीकार हो तो मैं चाहता हूं कि तू मेरी बहन से विवाह कर ले। वीरेंद्र ने कुछ पल सोचा, फिर अजीत से कहा, अगर ये तेरी इच्छा है तो मुझे भी इसमें कोई आपत्ति नहीं। इसके बाद अजीत और चंद्रिका का विवाह धूमधाम से हुआ। साथ ही वीरेंद्र और अजीत की बहन का भी विवाह हुआ। अब कोई गरीब नहीं था, कोई दुखी नहीं था। वे सभी खुशी और प्रेम के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे।